नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भाषा, व्याकरण और लिपि का अध्ययन करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। यानी मनुष्य जब अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि पर आधारित जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि पर आधारित जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब मनुष्य अपने भावों को, विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस लिखित भाषा के माध्यम से हमारे साहित्य और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लिखित भाषा का एक स्थायी रूप होता है, जिसके निर्धारित ध्वनि संकेत होते हैं और जिसके माध्यम से हमारे साहित्य को, संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब है बोली। भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, उसे बोली कहते हैं। यानी कि भाषा का वह रूप जो एक सीमित या छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, उसे बोली कहते हैं। बोली कम विकसित होती है और इसका सीमित क्षेत्र होता है, जबकि भाषा व्यापक होती है और यह विकसित होती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 22 बोलियों को शामिल किया जाता है, जिसके 5 वर्ग निर्धारित है। हिंदी भाषा में न केवल खड़ी बोली को शामिल किया जाता है, अपितु इसमें 22 बोलियों को शामिल किया जाता है, जो कि 5 वर्गों में विभक्त है। नंबर 1 पर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल किया गया है। पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल किया गया है, जिसको याद करने का फॉर्मूला है ABC। यानी ए से अवधी, बी से बाघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। दूसरे नंबर पर है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, बांगरू, इसका दूसरा नाम हरियाणवी है, कन्नौजी और खड़ी बोली को शामिल किया गया है। नंबर 3 है राजस्थानी।
राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती भाषा को शामिल किया गया है। आगे है बिहारी। बिहारी भाषा के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल किया गया है। ध्यान रहे, भोजपुरी वह बोली है जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। 5 नंबर पर है पहाड़ी। इसके अंतर्गत कुमायूनी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए तो हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, जिसके अंतर्गत न केवल खड़ी बोली को शामिल किया गया है, अपितु 22 बोलियों को शामिल किया गया है, जिसको 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिनमें 1 नंबर पर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल किया गया है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा है बांगरू, जिसका दूसरा नाम हरियाणवी है, कन्नौजी और खड़ी बोली को शामिल किया गया है। राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती भाषा को शामिल किया गया है। बिहारी भाषा में मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल किया गया है। पहाड़ी भाषा में कुमायूनी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। अब हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण किससे कहते हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। आदि का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वे नियम है व्याकरण वे नियम है जो भाषा के विकास में अपना योगदान देते हैं। इससे भाषा को एक मानक स्वरूप प्राप्त होता है, जिससे भाषा परिनिष्ठित हो जाती है। यानी कि व्याकरण वे नियम है जो भाषा के विकास में अपना योगदान देते हैं, जिससे भाषा को एक मानक स्वरूप प्राप्त होता है, जिसके कारण की भाषा परिनिष्ठित या शुद्ध रूप में हमारे सामने आती है। अब हम लिपि का अध्ययन करेंगे। लिपि किससे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं।
यानी कि लिपि किससे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। प्राचीन काल में दो प्रकार की लिपियां प्रचलित थी। एक है ब्राह्मी लिपि, दूसरी है खरोष्ठी लिपि। प्राचीन काल में दो प्रकार की लिपियां प्रचलित थी। नंबर एक ब्राह्मी लिपि, दूसरी है खरोष्ठी लिपि। आगे चलकर इस ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म होता है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी भाषा, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी और मराठी भाषा को शामिल किया गया है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी भाषा, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी और मराठी भाषा को शामिल किया गया है। ध्यान रहे, नेपाली विदेशी भाषा है जिसको देवनागरी लिपि में शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर है रोमन लिपि। इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पर है फारसी लिपि। इसके अंतर्गत उर्दू भाषा को शामिल किया गया है। गुरुमुखी लिपि, इसके अंतर्गत पंजाबी भाषा को शामिल किया गया है। यानी कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी और मराठी भाषा को शामिल किया गया है। रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया है। फारसी लिपि में उर्दू भाषा को शामिल किया गया है और गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को शामिल किया गया है। अब हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि की पहली विशेषता है कि यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी विशेषता है इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। तीसरी विशेषता है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। चौथी विशेषता है संपूर्ण लिपि समूह है। स्वर और व्यंजन में विभक्त। आगे है इसके वर्णों का संसार की किसी भी भाषा में उच्चारण किया जा सकता है।
यानी कि देवनागरी लिपि की पहली विशेषता यह है कि यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी विशेषता है इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। तीसरी विशेषता है वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है और इसके वर्णों का संसार की किसी भी भाषा में हम उच्चारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने भाषा व्याकरण और लिपि का अध्ययन किया है। धन्यवाद।